मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे। मेरी इस ब्रह्मास्त्र श्रृंखला के लिए आपने जितना प्यार, जितना उत्साह और जितनी ऊर्जा दिखाई है, निश्चित तौर पर मैं उससे अभिभूत हूँ। और आज के प्रश्न थोड़े छोटे ज़रूर हैं, टेक्निकल हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि इन प्रश्नों को हम जल्दबाजी में गलत करते हैं। आज का सेशन भी हमेशा की तरह बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है आप सब क्लास में आ गए होंगे और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला ही प्रश्न आप अच्छे से देखिए पहले, और जितने भी छात्र क्लास में हैं सब रिप्लाई करेंगे। कुम्हारों की बस्तियों के साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है और बात कुम्हारों की बस्तियों की हो रही है। ये साक्ष्य किस हड़प्पाई नगर से मिलते हैं? तो जवाब मुझे बताएंगे, और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। कुम्हारों की बस्तियों के साक्ष्य किस नगर से मिलते हैं? नगर के अंदर। तो वो बात हो रही है मोहनजोदड़ो की। ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ से हमें अभी तक कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह प्रश्न भी कई बार आया है कि ये बताइए कि कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें कहाँ से अभी तक नहीं मिले, अगर कोई था तो भी। ये बात क्लियर होगी। और इससे आगे जाएं तो एक बड़ी बात ये भी है, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की संभावित तीसरी राजधानी कहा गया है। ध्यान रखिएगा। तो दो जुड़वां राजधानियाँ आपको पता हैं, ट्विंस कैपिटल ऑफ ए बिग एम्पायर, एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वां राजधानियाँ कौन सी थी? तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और अगर ये कहते हैं कि ये बताइए तीसरी संभावित राजधानी कौन सी है, तो वो है कालीबंगा। और मुझे उम्मीद है अब आपने चीज़ों को नोट करना शुरू किया होगा। और इस प्रश्न के लिए हो सकता है कि कभी आपको कुछ थोड़े से डिफरेंट उत्तर मिल जाएं कहीं पर, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सरकारी पुस्तकों से जवाब है। और ये कह रहे हैं, पुरोहित का दाढ़ी युक्त सिर, यह मूर्ति हमें किस क्षेत्र से मिली है? एक तो ये तय हो रहा है कि मोहनजोदड़ो से मिली है, ये तो क्लियर है कि मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बात ये है कि किस एरिया से मिली है, डी के एरिया से, HR एरिया से, L एरिया से, या फिर G एरिया से। ये मोहनजोदड़ो के अलग अलग सेक्टर्स हैं, और अगर आप जवाब दे पाएँ तो ठीक है। और यहाँ पर जवाब है डी के एरिया। पुरोहित का दाढ़ी वाला जो सिर है वो डी के एरिया से मिला है, और HR एरिया से मैं आपको बता दूं वो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, वो कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है मोहनजोदड़ो के HR एरिया से। दोनों डाउट क्लियर हो रहा है? ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर आपको हो सकता है कुछ डिफरेंट उत्तर मिल जाए, तो मैंने आपको एकदम क्लियर कट जवाब दे दिया है फ़िलहाल। और अब देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और सही बात है, इसमें अधिकांश छात्रों ने कभी कभार गलती की है, और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, PGT की परीक्षा में पूछा गया है। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम है, कृष्ण तृतीय है, और अमोघवर्ष है, या फिर दंतिदुर्ग है? बहुत संभाल के जवाब दीजिए। और फिर मैं देख रहा हूँ जल्दबाजी है, और अगर कृष्ण प्रथम यहाँ पर आपने चुना है तो जवाब गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब है दशावतार मंदिर की बात हो रही है, एलोरा का दशावतार मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये दंतिदुर्ग हैं, गलती ना हो। और कृष्ण प्रथम के लिए एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर की बात आती है। ध्यान रखिएगा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये डाउट्स आपके लगातार क्लियर हो रहे होंगे। और अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है,
और देखिए, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किस पल्लव शासक के दरबार को अलंकृत करते थे। तो एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि किरातार्जुनीयम को लिखा किसने, तो वो भारवी ने लिखा है, ये बात तो क्लियर हो रही है। अब मामला ये है कि भारवी वस्तुतः किस पल्लव शासक के दरबार में हैं, और वो है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नंदीवर्मन द्वितीय। बताइए, गलती मत करिए। और अगर आपने नरसिंह वर्मन प्रथम चुना है तो ये गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है सिंह विष्णु। ध्यान रखिएगा, भारवी सिंह विष्णु के दरबार में है। और महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में भी आपने ध्यान दिया होगा, इसकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन। याद आ रहा है, व्यंग किया गया है इसमें समाज की कुछ बुराइयों पर। याद आ रहा है, मत्त विलास प्रहसन। तो फिलहाल इस प्रश्न को भी आपने नोट किया होगा, क्योंकि गलतियां हो रही हैं आपसे, लगातार गलतियां हो रही हैं। मेरी टेस्ट सीरीज़ में भी आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, तो प्लीज़ गलतियां मत करिए। भारत का सिकंदर किसे कहा गया, जल्दी से बताइए, भारत का सिकंदर किसे कहा गया है। और 4 ऑप्शन है, हर्षवर्धन, ललितादित्य, मुक्तापीड़ और शिवाजी महाराज या फिर बाजीराव प्रथम। और फिर अगर आपने यहाँ पर बाजीराव प्रथम को चुना है तो ये जवाब फिर यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर ये है ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी ऐसा भी एक प्रश्न आया है कि वो भारत में नेपोलियन किसे कहा गया है, तो वो पता है आपको। यहाँ पर ये बात हो रही है भारत का सिकंदर किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, वो कश्मीर का शासक है ललितादित्य मुक्तापीड़। और अब बात यहाँ पर आगे है कि विक्टर जॉकमा ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा है, समुद्रगुप्त को, औरंगजेब को, कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को या फिर महाराजा रणजीत सिंह को। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही देंगे। और फिर एक गलती हो रही है, और इसमें आपने समुद्रगुप्त को चुन दिया तो फिर जवाब गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब है महाराजा रणजीत सिंह। विक्टर जॉकमा ने महाराजा रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन घोषित किया है। तो अब बात होती है सर समुद्रगुप्त, तो आप ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ भारत का नेपोलियन घोषित करते हैं। मुझे उम्मीद है डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। और चूंकि ये समस्या आ रही है लगातार, सरल प्रश्नों में ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में, जल्दबाजी में गलतियां हो रही हैं। लेन पूल ने किसे दिल्ली सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त किसे कहा है, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिर सिकंदर शाह लोदी को। बताइए, इतने धैर्य के साथ मैं आपके साथ क्लास में हूँ, आप जल्दबाजी मत करिए। अब बताइए। और फिर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, और मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल भी नहीं है, और ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कौन है, तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। और अगले प्रश्न की तरफ जाएं, और मैं आपको फिर से इस प्रश्न को ले जा रहा हूँ, दक्षिण भारत का अशोक किसे कहा गया है। इसके पहले हमेशा की तरह नए छात्रों के लिए ये विशेष सूचना है, और वो ये है कि हम लोगों की एक वर्तमान में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है। हमेशा मैंने आपको हर लेक्चर में ये बात बताई है, और ये टेस्ट सीरीज़ हमारी लगभग 30,000 प्रश्नों का एक महाकुंभ चल रहा है, जिसमें 15,000 क्वेश्चन मैंने लगभग अब तक हल करवा दिए हैं। परीक्षा तक मैं अभी लगभग 100 के करीब पेपर हल करवाने वाला हूँ। एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं, यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। और प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर के ये पेपर 1965 तक जाता है। हर टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न हल करने का मौका मिलता है, कोई भी टॉपिक इतिहास का छूटता नहीं है।
आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने में और आपका रिवीजन करने में काफ़ी मदद करने वाली है। तो फिलहाल और आगे बढ़ें इसके पहले एक और सूचना है, वो ये है कि आपकी तैयारी के लिए मैंने एक 250 पन्नों की एक इतिहास की बुकलेट तैयार करवाई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमेशा मैंने इसको हर क्लास में दिखाया है और बहुत सारे छात्रों ने इसके प्रति रुचि भी दिखाई है। ये 250 पन्ने की बुकलेट पूरे इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को, महत्वपूर्ण टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको कवर करती है और बड़ी प्रामाणिकता के साथ बड़ी सूक्ष्म और बड़ी सटीक जानकारियाँ इस बुकलेट में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। सैकड़ों की संख्या में छात्र आपकी क्लासेस अभी तक सिलेक्शन मिला है। आप चाहें तो इस बुकलेट को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। अपनी अध्ययन की सामग्री में इसको रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लौटते हैं अपने इस टेस्ट पेपर की ओर और आज का प्रश्न जो अगला 8वां प्रश्न कह रहा है वो ये कह रहा है कि दक्षिण भारत का अशोक किसे कहा गया है। और यहाँ पर जवाब वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, अमोघवर्ष, नरसिंहवर्मन प्रथम या फिर पुलकेशिन द्वितीय कौन है। दक्षिण भारत का अशोक ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर सही जवाब है अमोघवर्ष। आज के प्रश्न छोटे जरूर हैं, लेकिन इतिहास में जो भी कन्फ्यूज़न है इस तरह के प्रश्नों को लेकर, उपाधियों को लेकर के, मैंने आज लगभग ऐसे ही सारे प्रश्न यहाँ पर कलेक्शन में लिए हैं। तो फिलहाल अगर आपको इसका जवाब ठीक पता था तो बहुत अच्छा है, नहीं पता था तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए। और अब ये कह रहे हैं तमिल रामायण, ये पता है आपको, ई रामावतारम कंबन ने लिखी है, आपको पता है तमिल रामायण कंबन ने लिखी है। आप बताइए किसके दरबार में है, कंबन किसके दरबार में है, कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, कुलोतुंग तृतीय या फिर पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय। जवाब दे पाएंगे? और सही जवाब है कुलोतुंग तृतीय। बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि तमिल महाभारत किसने लिखी है? तमिल महाभारत, तमिल महाभारत बताइए, रिप्लाई कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ। तमिल महाभारत बताइए। और तमिल महाभारत लिखने वाले हैं पेरुंदेवनार, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो ये प्रश्न भी तमिल रामायण, तमिल महाभारत, हमेशा उड़िया महाभारत हमेशा पूछा जाता है। बताइए उड़िया महाभारत किसने लिखा? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उड़िया महाभारत किसने लिखा, मुझे जवाब दीजिए। और फिलहाल अब इस प्रश्न पे नज़र डालिए। भारत का मिल्टन, वोल्टेयर और गेटे किस विद्वान को कहा जाता है? नागार्जुन है, धर्मकीर्ति है, रामानुजाचार्य हैं या फिर अश्वघोष हैं। मिल्टन, वोल्टेयर और गेटे किस विद्वान को कहा गया है? जवाब देंगे और गलत मत करिएगा, अश्वघोष हैं। हमेशा की तरह याद रखिएगा, अश्वघोष हैं, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न हमेशा एक आध आए हैं। और फिर अब अगला प्रश्न है और ये कह रहे हैं कि ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर के किस वंश का शासक है? ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर के किस वंश का शासक है? लोहार वंश, कारकोट वंश, यशस्कर वंश या फिर उत्पल वंश? बताएंगे। और सही जवाब कारकोट वंश है। सभी छात्र और छात्राएं जो भी क्लास में उपस्थित हैं रिप्लाई करिए, कोई भी प्रश्न छोड़िए नहीं। और अगला प्रश्न देखिए, ऐहोल का मेगुती मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ऐहोल के मेगुती मंदिर का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म, जैन, वैष्णव या फिर बौद्ध धर्म? सरल प्रश्न है और यहाँ पे सही जवाब है जैन धर्म। क्लियर? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये पुस्तक किन्होंने लिखी है, तो अब ये पता चल रहा है कि महावीराचार्य ने लिखी है। अब वो कह रहे हैं कि वो
किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में हैं? यानी कि महावीराचार्य किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में हैं? तो जवाब है, बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष या फिर ध्रुव। और कहीं आपने दंतिदुर्ग को चुना है तो गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है अमोघवर्ष। क्लियर हुआ? कितने लोगों का गलत हो गया ये प्रश्न? और आपके पास अगर कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं तो प्लीज़ आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं अगली क्लास में शामिल कर लूँगा। और अब इस प्रश्न को देखिए, ये सारे प्रश्न हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। कलिंग तुपर्णी के रचनाकार जयंगोंडार। अब ये एक तो पहला प्रश्न यही है कि कलिंग तुपर्णी की रचना किसने की? उनका नाम है जयंगोंडार। किस चोल शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, कुलोतुंग तृतीय या फिर विक्रम चोल? जयंगोंडार किस चोल शासक के दरबार में है? विक्रम चोल तो नहीं चुन रहे, गलत हो रहा है। और सही जवाब है कुलोतुंग प्रथम। और सही जवाब है कुलोतुंग प्रथम। और कुलोतुंग प्रथम की एक उपाधि भी है, याद रखिएगा, शुंगम तविर्त उलगाडी, अर्थात प्रजा को करों से राहत देने वाला। शुंगम तविर्त उलगाडी, ये उपाधि किसकी है? कुलोतुंग प्रथम की है। ध्यान रखिएगा, प्रजा को करों से राहत देने वाला। और जयंगोंडार कुलोतुंग प्रथम के दरबार में है। और अब एक प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी एक संरचना मिलती है? 4 ऑप्शन है, दैमाबाद, लोथल, बड़ावली या फिर सुरकोटदा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये प्रश्न आप कर पाएंगे शायद, बताइए। और यहाँ पर सही जवाब है सुरकोटदा। यहाँ पर सही जवाब है सुरकोटदा। क्लियर हो रहा है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। और बड़ा सामान्य प्रश्न है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है? तो घोड़े का कंकाल आपको पता है सुरकोटदा से मिला है। और सुरकोटदा से पूछे जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये घोड़े का कंकाल भी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ऊँट का कंकाल कहाँ से मिला है? तो जवाब दे पाएंगे आप। और ऊँट का कंकाल कालीबंगा से मिला है। इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की इस सीरीज़ को, आज के सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। कुछ ना कुछ ऐसे विशेष प्रश्न आपको ज़रूर मिले हैं जिनके लिए आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं भटकना पड़ा है। तो फिलहाल आज के पेपर में भी आपने लगभग 25 से 30 प्रश्न साथ में जुड़े हुए प्रश्नों को हल किया। आज की टेस्ट सीरीज़ को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इतनी धैर्य के साथ क्लास में बैठने के लिए आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे विदा दें, नमस्कार।